जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज़ है यूपीपीएससी 2023 का जो प्री होने वाला है आरओ के लिए, और भी जो भी अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की पीएससी हो या वनडे एग्जाम्स हो। वनडे एग्जाम्स में आपका एसएससी, ठीक है, सीडीएस, एनडीए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स आ जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स आ जाते हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान आता है, जिसमें कि आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी आता है और बायो से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ये तीनों से बेसिक बेसिक प्रश्न पूछता है, बहुत डीप में जाके प्रश्न नहीं पूछता है। यूपीपीसीएस की ये खास बात है। आप अगर पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत डीप में प्रश्नों को नहीं पूछता है। आप जनरल चीज़ें जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखी हैं, या यदि आपने एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 से लेकर 10 तक भी पढ़ रखी है, तो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रश्न जो है वहीं से सीधे उठा कर देता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग। वीडियोज़ पे व्यूज़ होते हैं, लाइक्स नहीं होते हैं, तो प्लीज़ देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों तक अपने छात्रों के बीच पहुँचाइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। इसके 2-3, ये शायद तीसरी, ये चौथी है ये क्वेश्चन, ये वाली जो जनरल साइंस वाली है, ये चौथा वीडियो है आई थिंक, या तीसरा है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको आप, कंटिन्यूएशन में ही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वैसे इस प्लेलिस्ट का पूरा ये 39वां वीडियो है और 38 ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, आप देखिएगा उसको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं उसमें, करंट अफेयर्स भी है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीएससी में, आरओ में इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इनको आप हल्के में मत लीजिए, ये यकीन मानिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सीधे सीधे कई प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। और इनकी व्याख्या भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं व्याख्या भी करता हूँ, उससे भी प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये इसका चौथा है, ठीक है, इस सीरीज़ का, यानी इस सीरीज़ का इन द सेंस ये जो जनरल साइंस वाला जो टॉपिक है, ये आपका ये चौथा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले भी 3 हैं, वो देख लीजिएगा आप। तो ये देखिए 91, यानी कि 90 क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन के सेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चौथा जो भी है आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखिए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, लाफिंग गैस के बारे में आपने सुना होगा। ऐसी गैस है ये जिसको सूंघने के बाद आदमी की हंसी नहीं रुकती है, ठीक है। मतलब अनायास ही हंसी आने लगती है और आदमी हंसता ही रहता है, ठीक है, काफ़ी, जब तक उसका असर रहता है, काफ़ी देर तक। तो ये याद रखिएगा, लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको कि आप N2O बोलते हैं, ठीक। इसी का एनेस्थीसिया में भी प्रयोग होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, जानकारी आप रखिएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक को, इसमें से एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस का मतलब क्या हुआ कि ये जो गैसें हैं, जो इनका नाम लिखा हुआ है, इनमें से ही किसी एक को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। तो देखिए, जो जेनॉन होती है ना, ये जेनॉन XE इसका सिंबल होता है, इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये आप मतलब हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे PYQs ही हैं, या तो आए हुए हैं PYQs या फिर आने की प्रबल संभावना है, ठीक। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा आगे मैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये जिनॉन है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक भी ये 54 होती है, ठीक। इसको याद रखिएगा। विलियम रैमजे और मॉरिस ट्रेवर्स ने इसकी खोज की थी, कब? 1898 में। ये भी याद रखिएगा, क्या पता दिमाग ख़राब हो जाए, पूछ ही ले। और इसकी जो मात्रा है वो मतलब काफ़ी कम होती है वायुमंडल में, ठीक है। चलिए, इसी में, हाँ चलिए, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड मैंने बता ही दिया आपको। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। तो कौन सी गैस है जिसको हीलियम को हाइड्रोजन से मतलब रिप्लेस करते हैं? कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भरा जाता है। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो हवा का जो गुब्बारा होता है, देखा होगा आपने, बच्चे बहुत जिद करते हैं उसके लिए, तो उसमें जो हवा ये भरी जाती है गैस, वो हीलियम होती है। तो ये कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट कि कौन सी हवा भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है। तो वो ये चीज़ याद रखिएगा कि हीलियम भरी जाती है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, वो सबसे जो इसमें आंसर जो सटीक आंसर है, वायु के साथ वो कोई विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। बाकी तो सब ठीक ही है जो है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक। तो ये मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपको पता है कि काफ़ी ज्वलनशील होती है, और ये ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्ट करके विस्फोटक का रूप धारण कर सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक।
इसीलिए उसका यूज़ नहीं होता, जबकि वो हल्की होती है इससे, ठीक है। लेकिन हीलियम का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हीलियम जो है वो विस्फोटक नहीं बनाती है, वायु के साथ उसका मिश्रण होता है तो विस्फोटक नहीं बनाती वो। अश्रु गैस, अश्रु गैस क्या है? तो देखिए अश्रु गैस क्या है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल द्वारा यूज़ किया जाता है, या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यूज़ करती हैं इसको। तो आपने देखा होगा वो कुछ फेंकते हैं, कुछ टिन का या डिब्बा या बम टाइप कुछ ऐसा, बम मतलब वैसे कुछ बना के जो भी जिसमें रहती है वो, और उसको फेंकते हैं वहाँ पे। देखिए ऐसे गैस टाइप की निकलती है धुआं, फिर लोगों के आँखों में बहुत तेज़ी से वो लगती है, मतलब इतनी तेज़ी से लगती है कि लोग आँख वहाँ पे खोल ही नहीं पाते हैं, मतलब वहाँ से उनको जैसे तैसे मतलब अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। तो वो गैस है अमोनिया, तीक्ष्ण एकदम, मतलब आँखों में इतना भयंकर तरीके से लगती है, जलन होने लगती है उसमें आँखों में, और ऐसा लगेगा कि मतलब आँख फट जाएगी और आँख से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे प्याज कमोबेश, जैसे प्याज से आँख में दर्द होता है और आंसू गिरने लगती है, उसी तरीके से ये अमोनिया भी, इसको अश्रु गैस के रूप में यूज किया जाता है। टीयर गैस बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? टीयर गैस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए ठीक है, तो ये इसमें जो चीज़ थी मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। वैसे इसमें एक चीज़ क्या जो पाया क्या जाता है इसमें, इस वाले जो अमोनिया है, मतलब क्या चीज़ है वो जो आँखों में लगता है, तो वो है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है, और एक्रोलिन, ये याद रखिएगा, ठीक। ये चीज़ें ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो खोज करता है और उसके जो खोज है उसमें, जैसे जेम्स वाट वास्प इंजन, ठीक है, एजी बेल जो है, ग्राहम बेल है ना, टेलीफोन, जेल बेयर्ड, ये भी ठीक है, टेलीविज़न। ये पेंसिलिन जो है, ये देखिए जे परकिंस नहीं है इसके। पेंसिलिन का जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया, तो वो उनका नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। चलिए, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि जब आप देखते हैं टीवी का रिमोट आप दूर से बैठ के चलाते हैं तो टीवी ऑन हो जाती है, बंद हो जाती है, या उसका चैनल चेंज करना है तो चैनल भी चेंज हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं? उसमें क्या ऐसा रहता है जिससे वो उसको कंट्रोल करता रहता है? बोलते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल से आपको कंट्रोल किया जाएगा। तो वो क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी तरंग उसमें इस्तेमाल की जाती है उस रिमोट कंट्रोल में, ठीक है? तो ये जो रेडियो तरंगें होती हैं इसमें, वो इंफ्रारेड बोलते हैं उनको, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? इंफ्रारेड, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। वो रेडियो तरंगे ही हैं लेकिन वो उनको बोलते हैं इंफ्रारेड, है ना, तो ध्यान रखिएगा। औरक्त किरणें, ये चीज़ याद रखिएगा। उसमें आप देखिए कभी रिमोट के आगे, मान लो ये रिमोट है, यहाँ पे देखिएगा उसमें कुछ, जब आप यहाँ पे बटन वगैरह रहती हैं उसकी, अगर आप कोई बटन प्रेस करते हो ना तो यहाँ पे वो ब्लिंक करती है लाइट, वो देखिएगा कभी आप, अगर किसी मिरर में उसको लगा के देखिएगा, मिरर में देखिए, अगर आपने आज तक आजमाया नहीं है तो अभी देखिएगा, टीवी का रिमोट लीजिए और मिरर के सामने जाके उसको ऐसे मतलब प्रेस कीजिए, देखिए उसमें ब्लिंक करता है नीचे कुछ, ठीक। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है, कहने का मतलब ये है कि पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, ठीक है। तो पानी का स्तर देखिए वही का वही रहेगा। आप देखिए जब गिलास में, आपने कभी देखा होगा, पता नहीं यूज़ किया है या नहीं, जैसे गर्मियों में हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा या कुछ चीज़ बनाते हैं ना, कोई चीज़, तो उसमें क्या होता है, जब हम बना के उसमें बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब्स, आइस क्यूब्स जो है वो डालते हैं, तो यदि उसका आयतन बढ़ना, मतलब इसमें वही रहेगा इसका आंसर, यानी कि बढ़ता नहीं है। ये जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो पिघल जाते हैं, लेकिन ये जो बर्फ़ पानी का स्तर है उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि शरबत या जो भी उसमें लिक्विड है वो ओवरफ्लो होकर बहने लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उसका आयतन वही रहता है, घटता मतलब बढ़ता नहीं है, ठीक है। साफ जो मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातों की अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए आप कभी जब बादल वाली रात होती है, बादल वाली रात होती है जब क्लाउडी, जिसको आप बोल सकते हो, तो क्लाउडी में जो नाइट होती हैं, रातें होती हैं, उनमें देखिए गर्माहट होती है। वो गर्माहट क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है कि पृथ्वी से जो छोड़ी गई ऊष्मा है उसको वो परावर्तित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसको ऊपर जाने नहीं देते, बादल जो बादल हैं वो रोक लेते हैं। तो इसीलिए देखिए जब सर्दियों में या जो ऐसा मौसम होता है सर्दी में, स्पेशली सर्दी की बात कर रहा हूँ, उसमें जब बारिश होती है और बादल रहते हैं, तो बादल जब तक रहेंगे तब तक तो टेम्परेचर मतलब थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जैसे ही बादल हटेंगे, धूप खिलेगी ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो इसी वजह से होता है, ठीक, याद रखिएगा। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल जो है ठंडा रहता है। देखिए मिट्टी का घड़ा, अभी गर्मी आ रही है तो मिट्टी का घड़ा जो है वो यूज़ किया जाएगा पानी पीने के लिए। मेरे यहाँ भी है घड़ा, ठीक है, मैं भी यूज़ करता हूँ। फ्रिज का पानी नहीं यूज़ करता हूँ, इसी घड़े का पानी यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप लोग भी यूज़ किया करिए। फ्रिज का पानी जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करिए। ये बहुत बढ़िया पानी है और आपके शरीर को मतलब लाभ ही पहुँचाएगा, हानि नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। और कुछ करना भी नहीं है, एक जाइए आप, मिल जाएगा मार्केट में, रेडली अवेलेबल मिलता है। इसमें एक टैब वाला आता है, नल मतलब लगा हुआ टैब, वो लगा लीजिए और उसको रखिए, भरिए उसमें पानी और बढ़िया बेहतरीन ठंडा ठंडा पानी और एकदम स्वादिष्ट पानी पीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि ये किस क्रिया के कारण इसमें जल ठंडा रहता है। तो देखिए इसमें जो वाष्पीकरण होता है ना, इवेपोरेशन, उसी की वजह से ये बहुत ही ठंडा रहता है पानी इसमें और बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, शुरुआत में हो सकता है आपको एक आध दो दिन अच्छा ना लगे पानी, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है वो फ्रिज का पानी पीने के लिए, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। तो मेरी सलाह अगर मानिएगा तो आप भी जो है वो घड़े का इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलिए, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल जो लगा होता है, ठीक है, कथन और कारण से प्रश्न बहुत पूछता है। तो बोल रहा है कि एबोनाइट का लगा होता है, ठीक है, इसमें बोल रहा है। और एबोनाइट जो है मजबूत होता है, तो ये इसके मजबूती की वजह से नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब ये तो सही है, ये भी ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन इसकी वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है वो, ठीक है। ये मजबूती की वजह से इसका हैंडल एबोनाइट का लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो मजबूती के लिए तो फिर तो लोहा ही है सबसे मजबूत, ठीक है, या कुछ और ही मेटल लगा दिया जाए। एबोनाइट क्या होता है, वो ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक और सुचालक तो समझते ही होंगे, इतना बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगा, खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है एबोनाइट का, ठीक। तो ये याद रखिएगा दोनों चीज़। फिर कथन कारण से देखिए प्रश्न आ गया, क्या आया है इसमें, देखिए ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे चावल में भी नमक मिला दिया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो ये दोनों चीज़ सही है, ठीक है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है इसकी। ये तो सही है भाई, ऊंचे स्थानों पर जाएंगे तो जनरल सी बात है, आप हिली एरिया क्यों जाते हैं गर्मियों में, लोग टेम्परेचर वहाँ कम होता है तो इसी वजह से जाते हैं। तो ये सही तो दोनों हैं, कथन और कारण, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही पुष्टि नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो आपका हिली एरिया होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे जो पानी होता है उसको उबलने में मतलब कम टाइम लगता है, ठीक है, उबलने के लिए कम तापमान पर वो उबलने लगता है वहाँ पे पानी। तो इसीलिए वहाँ पे नमक मिलाया जाता है कि उसका जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, जिससे ये 100 डिग्री से मतलब उसमें जो पानी वो उबाला जाता है उसमें कुछ चीज़ें ये मिला दिया जाता है, इम्प्योरिटी टाइप। तो इम्प्योरिटी में मतलब क्या है कि भाई नमक ही मिलाया जाता है, इसीलिए। तो इम्प्योरिटी जब मिलती है तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, और गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ये दोनों प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि इम्प्योरिटीज़ जब मिलाई जाती है, इम्प्योरिटीज़ या नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक क्या होता है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो घट जाएगा। आप देखिए कभी, जो मैं जनरल चीज़ें इसलिए आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए बर्फ़ की सिल्ली वगैरह देखिए आपने मार्केट में बर्फ़ की सिल्ली वगैरह रखी रहती है, तो उस पर क्या है, वो लोग पहली बात तो वो कुछ जूट का मतलब जूट की बोरी वगैरह डाल के रखते हैं, फिर उसको नमक से भी वो करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है, नमक भी मिला के रखते हैं, क्यों, क्योंकि उससे उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो ये दो एडिशनल चीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। निम्नलिखित में से एएसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एसआई यूनिट्स के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए एसआई यूनिट्स इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एसआई यूनिट से और एक तो आपके इसमें क्वांटिटीज़ से मतलब राशियों से, सदिश राशि, अदिश राशि, एसआई यूनिट्स, ठीक है, इन सब से प्रश्न पूछा जाता है। एक एक प्रश्न मान लीजिए कि आप 100% कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा बेसिक चीज़ से समझिए ये कि एसआई यूनिट क्या है। बेसिकली ये जैसे मापने के यूनिट्स होती हैं, उन्हीं में ये एक एसआई यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स ऐसे करके भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, एक MKS पद्धति होती है, ठीक है, जैसे मीटर किलोग्राम और आपका सेकंड, ठीक है, MKS पद्धति होती है। FPS पद्धति आपने सुना होगा, फुट पाउंड सेकंड। CGS पद्धति, CGS पद्धति, तो ये क्या, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये याद रखिएगा। ये क्या है, ये सब मात्रक पद्धतियाँ हैं, ये सिस्टम यूनिट्स हैं ये, ठीक।
किसको नापने के लिए? जो क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वांटिटी यानी कि राशियाँ होती हैं। राशियों में भी मूल मात्रक, मूल इकाइयाँ या जो भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये याद रखिएगा। जैसे भौतिक राशियाँ हो गई, भौतिक राशियों में अदिश सदिश, ये सब बेसिक जो फिजिक्स के ये सब हैं, यांत्रिकी जिसको कह सकते हैं, उनके सबके पार्ट हैं ये, और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एसआई में आप ये चीज़ याद रखिएगा। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है, और अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आप गलत कर जाएंगे। तो एसआई यूनिट्स में जैसे 7 मूल मात्रक होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने? 7। तो कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी याद रखिएगा आप। लंबाई हो जाती है, यानी कि आपका लेंथ, यानी कि क्या हुआ? मूल मात्रक, ठीक। तो मीटर, है ना, मूल मात्रक क्या हो गया उसका? मीटर, लेंथ का मीटर। द्रव्यमान, मास का किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। टाइम का क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। ये मैचिंग में आते हैं और ऐसे सीधे सीधे पूछे गए हैं प्रश्न। एम्पियर हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का आपका केल्विन होता है ना, केल्विन टेम्परेचर का। और एक और होता है, कौन सा? जो ये ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला, ठीक। और एक पदार्थ की मात्रा, मोल जिसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? मोल, है ना। तो ये 7 जो है वो मात्रक होते हैं, एसआई यूनिट्स। इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे तो मैचिंग में आसानी होगी। अब वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि एसआई यूनिट्स में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, किलोग्राम मैंने बताया ये आपका, ठीक है। बल के लिए न्यूटन का ये प्रयोग इसमें, ठीक है। और ये कार्य का जूल भी, ठीक है। दाब के लिए डाइन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ये आपको पता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, है ना। दाब का क्या होता है? पास्कल, एसआई यूनिट, ठीक। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, ये एसआई यूनिट में नहीं। डाइन जो है किस में आता है? ये सीजीएस में आता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये एसआई की पूछ रहा है तो एसआई में पास्कल ये दाब का, ठीक। पायरीहिलियोमीटर, इसका प्रयोग किसे नापने में किया जाता है? देखिए, आप इससे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता होगा कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि ये टेम्परेचर को मापने के लिए ही होता है। लेकिन किस प्रकार के टेम्परेचर को, या किस टाइप के टेम्परेचर को नापने में होता है? तो देखिए, जो ये सोलर रेडिएशन होता है, सौर विकिरण को नापने के लिए, तो ये दोनों होता है। एक तो ये पायरोहिलियोमीटर होता है, पायरोहिलियोमीटर, और एक होता है यार पायरेनोमीटर या कुछ ऐसे करके एक और होता है, ठीक है। उसका नाम याद रखिएगा, शायद पाइनरोमीटर होता है, ठीक। चलिए, ये सब मैंने बनाए हुए हैं ताबड़तोड़ सीरीज़ में। इस सब पे टॉपिक बनाया हुआ है मैंने। ये सभी जितने टॉपिक बता रहा हूँ, सब पे जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं, जहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, वो सब मैंने बताया है। आप देख लीजिए ताबड़तोड़ सीरीज़, मैं लिंक दे दूँगा उसकी। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर आपको पता है कि भैया गैसों का दाब, यानी कि जो गैस वगैरह का दाब, प्रेशर चेक करते हैं, वो उसके लिए ये इसका मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, ठीक है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे झुक जाता है। ये ट्रेन में ही नहीं, ये अगर आप कार भी देखिए, कार में आप अगर बैठे रहिए, ठीक है, कार में बैठिए, कार अगर आगे मूव करेगी तो आप पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या है? ये स्थिरता जो बोलते हैं ना, ये जड़त्व का नियम है, ठीक है। क्या है ये? जड़त्व का नियम, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये होता क्यों है? जैसे ये होता इसलिए है कि जैसे जो स्थिरता या जड़त्व का नियम होता है, वो क्या है कि आपको एक ही स्थिति में बने रहने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे जैसे कोई चीज़ मूव करी तो आप पीछे, वो उसका क्रिया प्रतिक्रिया टाइप का वो नियम लगता है। तो ये याद रखिएगा, स्थिरता के जड़त्व के कारण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्थिरता का जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना, उसकी वजह से होता है ये, ठीक। चलिए, ठीक है। चलिए, इसको क्या है, आप जब ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, आपने न्यूटन्स लॉ अगर पढ़ा है तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये इनर्शिया, जो जड़त्व का नियम होता है ना, लॉ, फर्स्ट लॉ जिसको बोलते हैं आप, फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वस्तुओं की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था का मतलब ये हुआ कि जहाँ वस्तु रखी है तो रखी है, या तो चल रही है तो चल रही है, मूव में है, मूवमेंट में है तो मूव में है, तो वो उसी में रहना चाहती है वो, इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये उसी प्रवृत्ति को, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं चाहती है, बोलते हैं ना कि रिजिड है ये, है ना। तो उस चीज़ को समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये उसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसी को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। सेकंड लॉ में आपको पता है जो F=ma, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, द्वितीय नियम। ये इतना याद रखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। F=ma, ठीक है। F क्या है? फोर्स है उसका, मास m, और a क्या है? a एक्सेलरेशन, उसका जो वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण नहीं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसको अगर आप
नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा 1-2 बार देख लिया करिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, पहले वाले जो नियम है, जो पहला न्यूटन का पहला नियम है जो, उसके और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे एक तो ये आपका अचानक चल पड़ने पे जो यात्री, गाड़ी चल गई तो यात्री का सिर पीछे झुक जाता है, ठीक है। फिर अगर चलती हुई गाड़ी देखिए, अगर आप गाड़ी, कार में अचानक ब्रेक, कार चली जा रही है एकदम स्पीड से नहीं भी अगर जा रही है 30-40 की स्पीड से भी, मतलब नॉर्मल स्पीड में भी जा रही है, अगर वो अचानक से ब्रेक मार दिया, धीरे धीरे मारा तो हो सकता है ना हो, लेकिन अगर अचानक से ब्रेक मार दिया तो आप आगे, मतलब या तो अगर पीछे बैठे हैं तो आगे की तरफ एकदम आ जाएंगे, या फिर डैशबोर्ड में जाके लड़ेंगे आगे अगर बैठे हुए हैं तो ये भी होता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी है। जैसे कांच में गोली मारते हैं, कांच में देखिए अगर गोली चलाइए तो कांच को मतलब उतनी दूर उससे निकल जाएगी, लेकिन अगर यहीं पे पत्थर मारिए तो पत्थर आके इसको, कांच को, टुकड़े को तोड़ देगा। तो ये भी उसका एक नियम है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे नियम हैं, इन नियमों से भी प्रश्न पूछता है, ये चीज़ याद रखिएगा। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर आएगा? देखिए इसमें क्या है, अब इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई है। एक चीज़ नहीं लिखी हुई का मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज़, जो ये चीज़ दिखाया गया है, ये अगर वैक्यूम में हो रहा है, निर्वात में हो रहा है तो सब साथ में पहुँचेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपका जैसे वायु में हो रहा है तो फिर उसमें जिसका द्रव्यमान जो ज़्यादा होगा, भारी होगा, वो जल्दी पहुँचेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बैरोमीटर पठन में, यानी जो बैरोमीटर का जो रीडिंग होती है, पठन मतलब रीडिंग, उसमें अचानक गिरावट हो जाने से, यानी उसमें अचानक से गिरावट हो गई तो क्या होगा उसमें, मतलब किस चीज़ का वो संकेत दे रहा है? तो वो तूफ़ानी मौसम, यानी बता रहा है कि ये तूफ़ान आने वाला है सचेत हो जाइए, ठीक है। तो जो बैरोमीटर का रीडिंग आपका नीचे गिरेगा अचानक से, तो आप उसमें समझ जाइएगा कि तूफ़ानी मौसम है, और वो ऊपर उठेगा तो ठीक हो जाएगा सब मौसम, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में किस धातु की अधिकता की वजह से विल्सन रोग होता है? देखिए रोगों से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है ताबड़तोड़ सीरीज में, देख लीजिए आप, ठीक है। देख लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो इसमें जो विल्सन रोग होता है, वो विल्सन रोग तांबे की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तांबे की। रोग, डिजीज़ पे मैंने बहुत सारे बनाए हैं वीडियो, उसी में है ताबड़तोड़ में ही, चाहे वो प्लांट की डिजीज़ हो या फिर ह्यूमन के, सब पे बनाया हुआ है मैंने, विटामिन्स वगैरह के, ठीक। तो सारा बनाया हुआ है मैंने, देख लीजिएगा उसको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में यूज़ होता है क्या, पूछा है इसमें कि कौन सा सुमेलित है। बिल्कुल है, सही है। निकिल जो है वो वनस्पति तेलों में, कृत्रिम घी बनाने में होता है, बिल्कुल सही है। सिल्वर चूर्ण ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। इसका PDF, इसकी PDF जो है, मैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। महंगे कांच के जो पात्र होते हैं, महंगे कांच के पात्र निर्माण हेतु कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? देखिए इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये जो क्रिस्टल कांच होता है वही कांच प्रयोग होता है इसमें। महंगा जो आप देखा होगा आपने, महंगे कांच के पात्र देखे होंगे आपने, दुकानों पे जाइए तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, वहीं पे मतलब उसी जो शीशा क्रिस्टल होता है कांच, वही बनाया जाता है उसमें। इसमें बहुत सारे जो कांचों का प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उनको देख लीजिएगा कौन सा कांच कहाँ पे। जैसे फ्लिंट कांच जो होता है, आपने सुना भी होगा फ्लिंट, ठीक है, फ्लिंट कांच। तो ये फ्लिंट कांच क्या है, 2-3 जगह यूज होता है। एक कहाँ पे, एक तो जो आपने आप बल्ब देखते हैं, विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब में यूज़ होता है, ठीक। एक इसमें हो गया, कैमरे का जो लेंस होता है उसमें भी यूज़ होता है, कैमरा या दूरबीन, है ना, इसमें भी यूज़ होता है, ये याद रखिएगा, फ्लिंट कांच। और एक क्राउन कांच होता है, क्राउन कांच, ठीक है। क्राउन कांच उसका कहाँ इस्तेमाल होता है? चश्मे के लेंस में, ठीक है। कहाँ पे? चश्मे के लेंस में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लिख लीजिएगा, ये पूछे गए प्रश्न है ये, ठीक। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। इनको कलर करने के लिए कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। ताबड़तोड़ सीरीज़ देखिए, यकीन मानिए उसमें जितने भी टॉपिक मैंने बताए हुए हैं उनमें से एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे, कम से कम हर एक टॉपिक से एक प्रश्न मिलेगा। ये देखिए उकठा रोग, उकठा मैंने बताया ना अभी कि प्लांट से रिलेटेड सारे डिजीज़ बताए हैं मैंने, या चाहे ह्यूमन से रिलेटेड, विटामिन्स की कमी से रिलेटेड, ठीक है, सब चीज़ से ये जो जितनी भी ये डिजीज़ वगैरह हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सभी से मैंने सब चीज़ बताया हुआ है पूरा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप। उकठा रोग पूछा है इसमें कि किस फसल को प्रभावित करता है, तो उकठा यानी विल्ट, है ना, विल्ट रोग बोलते हैं इसको, विल्ट डिजीज़। ये अरहर जो होती है, अरहर दाल, है ना, अरहर की दाल और आपका कपास, ये दोनों में होता है, ठीक। तो ये दोनों को प्रभावित करता है। धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से, ये भी याद रखिएगा। झुलसा रोग भी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़
बहुत सारे रोग होते हैं और वो सारे रोग मैंने बताए हुए हैं, सारे डिजीज़ मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। टिक्का रोग होता है मूंगफली में, ये बहुत सारे रोग होते हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ये बार बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो इसमें जो है ये उकठा रोग किसमें, आपको बताया ना मैंने, अरहर और कपास, ये याद रखिएगा, विल्ट, है ना, ठीक है। मूंगफली में टिक्का रोग, ये वाले जो हैं बहुत मतलब ये कॉमन से हैं और इतनी बार पूछे गए हैं। जैसे खैरा रोग हुए धान में, ठीक है, धान में खैरा रोग, ये कितनी बार, जाने कितनी बार पूछा गया है। मूंगफली में टिक्का रोग बहुत बार पूछा गया है। ये अरहर में ये उकठा वाला भी पूछा गया है कई बार। तो ये इनको मतलब याद कर लीजिएगा आप, वो पूरी लिस्टिंग मैंने दे रखी है, उसमें बना आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है, देख लीजिएगा उसको। बादाम में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बादाम खाइए तो उसमें मतलब इतनी कड़वाहट तो नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा उसमें आता है, मतलब कसैलापन, कड़वाहटपन। तो वो क्या है, मार्मेलोसन के कारण होता है। ये क्या है, मार्मेलोसन, ये लोत्सन नहीं है, लोसन ही है, ठीक है, इसकी वजह से ही होता है, ठीक, बी के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक वसा इनमें से किस में पाई जाती है, फैट की मात्रा इनमें से सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो इसमें जो ये अखरोट है, ये अखरोट में सबसे अधिक पाई जाती है, उसके बाद बादाम, उसके बाद काजू और ये फिर एवोकाडो, है ना। तो ये ऐसे जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से है, ये क्रम में ही लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अखरोट में पाया जाता है फैट। अखरोट खाते हैं वैसे गर्मियों में बहुत, सर्दियों में खाते हैं लोग, भिगा भिगा के खाते हैं पानी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वैज्ञानिक खोज, और ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गैप होना चाहिए था। जैसे इसमें पूछा है कि रॉबर्ट ब्राउन, तो ये केंद्रक, ठीक है, सही है। डुजार्डियन ये जीव द्रव्य, ठीक है। माइटोकांड्रिया अल्टमैन, ठीक है। राइबोसोम, ये कैरोलस लीनियस ने नहीं किया है इसको, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने नहीं किया है राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसकी खोज पैलेड ने की थी, किसने, पैलेड, ये नाम याद रखिएगा, पैलेड है वैज्ञानिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 115वां क्वेश्चन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें ये सीधे सीधे है, आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दांत जीवन काल में 2 बार नहीं आता है। यानी कि कई सारे देखिए दांत ऐसे होते हैं कि कई तो होते हैं जो 2 बार उगते हैं और कई होते हैं एक ही बार उगते हैं। तो उनमें से ही ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो दांत सिर्फ एक ही बार उगता है, 2 बार नहीं उगता है। तो वो प्रीमोलर है, ठीक, उसको याद रखिएगा, प्रीमोलर। ये आगे के अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं 2, उसमें ये एक ही बार मतलब उगता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 117वां जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। तो इसमें बहुत सारे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि, है ना, ये पूछा गया है प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसको। तो इनमें से क्या है, ये TSH, ACTH, STH ये सब है, ये PTH नहीं है ये, ठीक। PTH हार्मोन ये पैरा हार्मोन इसके द्वारा निकाला जाता है, जो ये पैराथार्मोन करके होता है एक, ठीक है, उसके द्वारा ये निकाला जाता है। NGT की स्थापना कब हुई थी। तो ये NGT जो है ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010 में, ठीक है, एक्ट पारित किया गया। तो ये क्या है, ये सांविधिक ये संस्था है, ठीक है, यानी कि एक्ट स्टैच्यूटरी बॉडी जिसको बोलते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी, है ना, स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो कोई एक्ट पारित करके, ठीक है, संविधान में, एक तो होती है संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक थोड़ा बता देता हूँ मैं, पॉलिटी भी, संवैधानिक, एक मिनट रुको, संवैधानिक, एक तो होती है संवैधानिक, क्या है ये, संवैधानिक का मतलब होता है जिसकी चर्चा संविधान में की गई हो, संविधान में की गई हो। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसके लिए, मान लीजिए जो आप देखिए वित्त आयोग है, वित्त आयोग, इसकी चर्चा है किसी अनुच्छेद में है, इसकी 280 में है, ठीक। तो ये वित्त आयोग ये क्या हो गया, संवैधानिक हो गया। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे आपकी भाई सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब क्या है, इनकी संविधान में चर्चा की गई है, बाकायदा इनके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो ये क्या है, ये सब संवैधानिक हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं संस्थाएं जिनको एक्ट के माध्यम से, ठीक है, संविधान में जोड़ा गया है। तो वो क्या है, वो सांविधिक, यानी कि सांविधिक कह सकते हैं या स्टैच्यूटरी बॉडी कह सकते हैं उसको, ठीक है। स्टैच्यूटरी बॉडी ये एक्ट के माध्यम से पारित की गई हैं और उसमें उनका प्रावधान किया गया है संविधान में। तो कोई एक्ट अगर पारित करके किया जाए तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, वैधानिक जो भी कह सकते हो आप। लेकिन जो पहले से लिखा हुआ है संविधान में, उसकी चर्चा की गई है, उसका प्रावधान किया गया है, कोई ना कोई अनुच्छेद उसके बारे में बात करता है,
तो वो क्या है, वो संवैधानिक हो गया। और गैर संवैधानिक में क्या होता है कि जिसकी संविधान में कोई चर्चा ही नहीं है, वो कुछ नियम बना के, कुछ कानून से, कुछ भी तरीके से वो बनाई गई हैं संस्थाएं, जैसे नीति आयोग है, ठीक है। नीति आयोग क्या है, ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई चर्चा नहीं है संविधान में, और ना ही कोई एक्ट इसके लिए पारित किया गया है। सिर्फ इसको कैबिनेट के एक प्रस्ताव पारित करके ये बना दिया गया है। ऐसे ही इसी तरीके से जो योजना आयोग है, योजना आयोग था, तो उसको भी इसी तरीके से बनाया गया था। और देखिए आप कि ये नीति आयोग जब बना 1 जनवरी 2015 को, तो ये योजना आयोग उसी टाइम समाप्त हो गया, जिसका कि गठन हुआ था 1950 में, ठीक है, 1950 में हुआ था। और एनडीसी भी इसी के साथ ही बनी थी 2 साल बाद 1952 में। तो ये याद रखिएगा। वैसे मैं थोड़ा भटक गया अपने उससे थोड़ा भटक गया इसलिए गया कि यहाँ एनजीटी की बात आ गई। बेसिकली ये साइंस का पेपर है और इसमें ये साइंस में थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको एडिशनल, आपको बहुत सारी जानकारी दे दी मैंने, मेरे हिसाब से बहुत गलत नहीं हुआ होगा ये, तो अच्छा ही रहा कि बहुत सारी जानकारी आपको बता दी मैंने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान करती है? देखिए इसमें से सभी, वैसे तो सभी करती है, मीथेन भी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, ये भी करती है, लेकिन सर्वाधिक योगदान जो है वो इसमें, इसके हिसाब से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक, इसको याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, ठीक है, लगभग 60%, ठीक है, 60% लगभग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र नहीं है, तो कहाँ पे नहीं है? अत्यधिक जैव विविधता कहाँ पे नहीं होती इसमें से, कहने का मतलब ये पूछा है कि कहाँ पे पाई जाएगी। जैसे वेटलैंड्स में तो होता ही है, ठीक है, ये जो भित्तियाँ होती हैं, प्रवाल भित्तियाँ, ये लिखे हैं प्रवाल, है ना, प्रवाल भित्तियाँ वहाँ भी होती हैं। उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र यहाँ भी होता है। पश्चिमी यूरोप में देखिए वहाँ सिर्फ बर्फ़ वगैरह ही है सब, वहाँ और ज़्यादा कुछ जैव विविधता पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो वो इसीलिए इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, ठीक है। तो आई होप ये जो 30 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। जहाँ व्याख्या की ज़रूरत हुई समझी मैंने, वहाँ मैंने आपको चीज़ों को समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, और आप कमेंट कर दिया करिए यार कि अच्छा है बुरा है, कुछ बता दिया करो, थम्स अप वगैरह कुछ बना के, जो भी है, तो उसको थोड़ा सा मतलब मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है यार, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए भैया, ठीक है। टेस्ट लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन टेस्ट, ठीक है, यही करिए। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसका रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट के बाद फिर अगर इसमें जो गलत हो रहा है उसका आप नोट्स बनाइए, फिर आप इस नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर आप ऐसे करके वो चक्र पूरा चलाते रहिए, ठीक। बहुत कम समय बचा हुआ है यूपीपीसीएस में भैया, 14 मई को है पेपर, एकदम लग जाइए युद्ध स्तर पे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जय हिंद।